हेलो कॉन्करर्स। तो आज हम लोग देखेंगे मोमेंट ऑफ फोर्स एंड इक्विलिब्रियम के बारे में। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देख लिया था कि फोर्स क्या होता है और तीनों लॉज हम लोगों ने पढ़ लिए थे। इस वाले वीडियो में हम लोग मेन पार्ट ऑफ द चैप्टर पे आएंगे जो हम लोग के क्लास 10th में दिया हुआ है, मोमेंट ऑफ फोर्स एंड इक्विलिब्रियम। शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे काइंड्स ऑफ मोशन के बारे में। कितने तरीके के मोशन हो सकते हैं? तो 3 तरीके के मोशन हो सकते हैं। या तो ट्रांसलेशनल हो जाए जिसको हम लोग लीनियर मोशन भी कहते हैं, या तो रोटेशनल हो जाए, या फिर ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल का कॉम्बिनेशन हो जाए। कैसे? ट्रांसलेशन और लीनियर मोशन सबसे पहले देखते हैं। तो ये मान लेते हैं कि ये ब्लॉक है और ये आगे बढ़ रहा है। लीनियर मतलब क्या? स्ट्रेट लाइन में। ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है या फिर कोई कर्व्ड टाइप भी हो सकता है, उसी को उसको भी ट्रांसलेशन ही कहते हैं। तो यहाँ पे हम लोग ट्रांसलेशनल मोशन, आगे की तरफ ये बॉडी मूव कर रही है और यहाँ पे आ गई है ये बॉडी मूव करके। तो एक काम करते हैं, इसी को डुप्लीकेट कर देते हैं। यहाँ पे ये बॉडी आ गई है तो हम लोग देख सकते हैं कि सारा जो पॉइंट है ना, यहाँ पे सारा जो पॉइंट है, एक एक पॉइंट जो है वो आगे की तरफ मूव किया है और यहाँ पे आ गया है। तो इसको कहते हैं ट्रांसलेशनल मोशन, ट्रांसलेशनल मोशन या फिर लीनियर मोशन। और रोटेशनल मोशन में क्या होता है? रोटेशनल मोशन में हम लोग एक डिस्क लेते हैं। डिस्क मतलब क्या? डिस्क मतलब लकड़ी का डिस्क मान लेते हैं, वुडन डिस्क ले लिया है। तो थोड़ी सी थिकनेस भी होगी, यहाँ पे थिकनेस टाइप का ऐसे बना दिया, थिकनेस के लिए ऐसे ऐसे कर दिया। थिकनेस जो है वो थोड़ी सी है थिकनेस, ठीक है। और अब हम लोगों ने क्या किया है कि एक खूंटी ली है और खूंटी को यहाँ पे दीवार में इसको सटा के रख दिया है डिस्क को, और खूंटी को यहाँ पे गाड़ दिया है। तो यहाँ पे खूंटी गड़ गई है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग खूंटी गड़ गई है और थोड़ा सा ढीला रखा हुआ है, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे अब हम लोग नीचे फोर्स लगाएंगे, यहाँ पे नीचे फोर्स लगाएंगे। तो अब जब नीचे इधर से फोर्स लगाते हैं तो क्या होता है, तो ये बॉडी जो है, ये जो डिस्क है, ये ऐसे नचने लगता है। ऐसे नचने लगता है तो सारे पॉइंट्स जितने भी हैं ना यहाँ पे, ये क्या कर रहे होते हैं, ये सर्कुलर मोशन करने लगते हैं, गोल 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 घूमने लगते हैं। तो इस मोशन को कहते हैं रोटेशनल मोशन। और इस मोशन को कहते हैं, जहाँ पे हर एक पॉइंट स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, उसको कहते हैं लीनियर मोशन। और यहाँ पे हर एक पॉइंट जो है वो सर्कुलर मोशन शो कर रहा है, उसको कहते हैं रोटेशनल मोशन। ठीक है, कलेक्टिवली जो है ये बॉडी जो है ना वो रोटेशनल मोशन शो कर रही है। ठीक, अब बात आती है ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल कैसे हो सकता है। तो वो भी हो सकता है। तो मान लेते हैं कि यही जो डिस्क है ना, इसको गाड़ा नहीं गया है, इसको ऐसे रखा गया है और इसको धीमे से क्या किया जा रहा है, धीमे से धक्का दिया जा रहा है। धीमे से धक्का दिया जाएगा आगे की तरफ, तो क्या होगा, आगे की तरफ धक्का दिया जाएगा तो ये ऐसे नचेगी ना, ऐसे नचने लगेगी, इसके अबाउट, सेंटर के अबाउट नचने लगेगी और आगे की तरफ बढ़ने लगेगी, आगे की तरफ। ठीक है, तो नचेगी भी और आगे की तरफ बढ़ेगी भी। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे आगे की तरफ बढ़ भी गई और नच भी रही है ऐसे सेंटर के अबाउट। तो क्या हो रहा है, आगे की तरफ बढ़ना और नचना दोनों हो रहा है ना। तो ये ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन कहलाता है। तो ये क्लियर है, काइंड्स ऑफ मोशन क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स की, या फिर उसको टॉर्क भी कहते हैं या फिर टर्निंग इफेक्ट भी कहते हैं। तो होता क्या है कि मान लेते हैं कि ये एक जनरल बॉडी है। जनरल बॉडी इन द सेंस क्या, कि ऐसे एकदम रैंडम सा शेप का बॉडी है और उसको क्या किया गया है, उसको हिंज किया गया है। एक खूंटी ली गई है और उसको गाड़ दिया गया है ऐसे यहाँ पे। ठीक है, इस पॉइंट पे गाड़ दिया गया है। और रैंडम ऑब्जेक्ट लेने का क्या सेंस है कि ये ना दिमाग में रहे कि केवल डिस्क के लिए ही होगा और केवल सर्कुलर ऑब्जेक्ट के लिए ही ये टर्निंग इफेक्ट वैलिड है, बाकी सारे ऑब्जेक्ट्स के लिए नहीं वैलिड है। सारे ऑब्जेक्ट्स के लिए वैलिड है जो कि एक पॉइंट के अबाउट मूव करने के लिए, रोटेट करने के लिए केपेबल हो। यहाँ पे कौन सा पॉइंट है, यहाँ पे ये वाला पॉइंट है जिसके अबाउट ये जो ऑब्जेक्ट है ना, ये सर्कुलर मोशन, सारे पॉइंट्स इसके अबाउट सर्कुलर मोशन करेंगे, यानी कि ये रोटेशनल मोशन कर सकता है। ठीक है, तो ऐसे हम लोगों ने खूंटी यहाँ पे गाड़ दी है। अब हम क्या करते हैं, अब हम इस पे फोर्स लगाते हैं। तो फोर्स जब लगाते हैं, ये मान लेते हैं ये फोर्स लगा दिया यहाँ पे, ये हो गया फोर्स। तो ये जो फोर्स लग रहा है ये इस ऑब्जेक्ट पे लग रहा है, बाहर दिखाना पड़ेगा ना, क्योंकि ये तो ऑब्जेक्ट सॉलिड ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे हम लोगों ने फोर्स लगाया। तो एक टर्म आता है लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स ये क्या होता है, तो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स जो होता है ना, किस लाइन के अलोंग ये जो फोर्स है ना वो एक्ट कर रहा है, उसी को कहते हैं लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। यानी कि अगर हम इस
वेक्टर को हम लोग दोनों तरफ एक्सटेंड कर दें तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लाइन ऑफ एक्शन ऑफ दिस पर्टिकुलर फोर्स। तो फोर्स जो है वो F है, और ये जो ऑरेंज कलर की जो लाइन बनी हुई है वो लाइन ऑफ एक्शन है इसका। तो अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग टॉर्क निकालना है ना, टॉर्क निकालना है, टॉर्क होता क्या है। तो ये हम देख सकते हैं क्या, ये हम देख सकते हैं कि इसकी कुछ दूरी है इस पॉइंट से, ये जो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है इसकी कुछ दूरी है इस हिंज पॉइंट से। तो अगर हम लोग परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ से निकालें, परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी कि इस वाली लाइन पे जो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है उस पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालें, तो ये मान लेते हैं कि ये d है, ठीक है। तो ये क्या होगा, जब भी ये फोर्स लगेगा तो हम लोग सोच सकते हैं ना, इमेजिन कर सकते हैं कि नचने लगेगा। कैसे नचेगा, ये कुछ ऐसे नचने लगेगा ना, जब भी फोर्स लगेगा तो ये नचने लगेगा, इस पॉइंट के अबाउट ये नाचेगा, नाचेगा कि नहीं नाचेगा। तो ये हो गया कि ये टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है, ये टर्निंग इफेक्ट बना रहा है, फोर्स जो है ये टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे। अच्छा, अगर मान लेते हैं कि ये जो फोर्स है ना, ये फोर्स जो है वो अगर यहाँ से पास करता तो क्या होता, यहाँ से यानी कि हिंज पॉइंट से अगर पास करता तो क्या होता, क्या ये टर्निंग इफेक्ट पर प्रोड्यूस कर पाता, बिल्कुल नहीं, टर्निंग इफेक्ट नहीं प्रोड्यूस कर पाता, ये ऑब्जेक्ट नचती ही नहीं, ये जो ऑब्जेक्ट बनी हुई है ये नचती ही नहीं। क्यों नचती नहीं, क्योंकि ये जो फोर्स है ना, इसका जो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है वो किससे पास कर रहा है, वो हिंज पॉइंट से पास कर रहा है, इसीलिए ये जो फोर्स है, अगर ये फोर्स नहीं रहता और केवल यही फोर्स रहता तो ये नहीं नच पाती, ठीक। तो इसका ये मतलब है कि केवल फोर्स की वजह से ये जो ऑब्जेक्ट है वो नहीं नच रहा है, क्योंकि अगर यहाँ पे देखो इस वाले केस में केवल फोर्स है लेकिन फिर भी ऑब्जेक्ट नहीं नच रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या नहीं है, यहाँ पे कोई भी दूरी नहीं है, हिंज पॉइंट से जो दूरी है ना वो जीरो है। हिंज पॉइंट से जब भी हम लोगों ने परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाला ना पिछले केस में, इस वाले केस में ये जो दूरी है वो जीरो हो गई है। कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं, क्योंकि ये एकदम हिंज पॉइंट से होते हुए जा रहा है लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। तो इस केस में जो दूरी है, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स की दूरी हिंज पॉइंट से वो जीरो है। तो इसका मतलब ये है कि टर्निंग इफेक्ट होने के लिए एक फोर्स टर्निंग इफेक्ट तभी प्रोड्यूस कर सकता है जब वो अप्लाई किया जाए और कुछ दूरी पे अप्लाई किया जाए, और उसका जो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है ना वो हिंज पॉइंट से ना पास करे, तभी हो सकता है ये टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस करे। तो हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं कि दिस फोर्स डज नॉट, यहाँ पे F1 लिख देते हैं ना, F1 और ये F2, तो दिस फोर्स यानी कि इसकी बात हो रही है, तो दिस फोर्स डज नॉट प्रोड्यूस एनी टर्निंग इफेक्ट। क्यों नहीं प्रोड्यूस कर पा रहा है, क्योंकि इसकी जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हिंज पॉइंट से लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स की वो जीरो है, क्योंकि इस केस में ना d1 जीरो है, इस केस में d1 जीरो है, और इस केस में d2 क्या है, यहाँ पे d2 यानी कि डिस्टेंस ऑफ द फोर्स F2, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स F2 फ्रॉम द हिंज पॉइंट, ये है d। तो इस केस में टर्निंग इफेक्ट हो रहा है। तो टर्निंग इफेक्ट जो है ना वो उसको क्वांटिफाई, मतलब उसकी जो प्रॉपर्टी कहते हैं ना, फिजिकल क्वांटिटी जिसको कहते हैं, वो होती है टॉर्क या फिर मोमेंट कह लेते हैं। इसको m से डिनोट करते हैं या फिर t से डिनोट करते हैं, हम लोग m से डिनोट करेंगे। तो मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट एनी फिक्स्ड पॉइंट, और टॉर्क जिसको कह लेते हैं, इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाइड बाई डिस्टेंस। क्लियर है, ये क्वांटिटी हो गई। तो हम लोग कह सकते हैं क्या कि अगर मोमेंट ऑफ फोर्स ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग दो चीज़ें कर सकते हैं, या तो फोर्स बढ़ा दें या तो फोर्स की दूरी बढ़ा दें। अगर हम लोग को ज़रूरत है, जैसे मान लेते हैं ना कि एक खिड़की उड़की जो होती है ना, ये बन के तैयार हो गई है और हमारे घर में लग गई है ना, तो इसका खोलने का एक पर्टिकुलर मोमेंट होता है, मोमेंट ऑफ फोर्स जरूरी होता है, वो हम लोग मतलब ये फिक्स्ड हो जाता है। अगर खिड़की फिक्स हो गई है ना तो वो फिक्स है कि हम, अब खिड़की बोलती है हमको कि हमको 50 न्यूटन मीटर, अभी हम लोग देखेंगे यूनिट के बारे में भी, तो खिड़की बोलती है ना कि 50 न्यूटन मीटर हमको चाहिए खुलने के लिए, हमको 50 न्यूटन मीटर चाहिए, आप कैसे भी दे दो। तो 50 न्यूटन मीटर करने के लिए क्या कर सकते हैं, हम लोग 50 न्यूटन का फोर्स लगाएं 1 मीटर की दूरी पे, तो वो भी खुल जाएगी वो, क्योंकि उसको 50 न्यूटन मीटर चाहिए था। या फिर 25 न्यूटन का फोर्स लगाएं 2 मीटर की दूरी पे, तभी भी हम खुल जाएंगे, वो बोलती है। तो मोमेंट जो होगा ना
वो अगर हम लोगों को ज़्यादा फोर्स से करना है तो कम दूरी पे हो जाएगा, और अगर कम फोर्स से करना है तो सबसे ज़्यादा दूरी पे ही ज़रूरत पड़ेगी लगाने की फोर्स को। तो ये क्लियर हो गया मोमेंट ऑफ फोर्स, या फिर टॉर्क इसको कहते हैं, टर्निंग इफेक्ट जिससे होता है। ठीक, अब आ जाते हैं कुछ डेफिनेशंस पे। तो मोमेंट या फिर टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स और टॉर्क। तो द टर्निंग इफेक्ट ऑन द बॉडी अबाउट एन एक्सिस, वो जो एक्सिस थी, हिंज पॉइंट थी जहां पे हम लोगों ने खूंटी लगाया था, इज ड्यू टू, किसके कारण है, मोमेंट ऑफ फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी। ठीक है, ये मोमेंट ऑफ फोर्स इसी को कहते हैं कि टर्निंग इफेक्ट जो प्रोड्यूस कर रहा है वो मोमेंट ऑफ फोर्स प्रोड्यूस कर रहा है। तो द टर्निंग इफेक्ट ऑन द बॉडी अबाउट एन एक्सिस इज ड्यू टू द मोमेंट ऑफ फोर्स और टॉर्क अप्लाइड ऑन द बॉडी। मेजरमेंट कैसे करते हैं, अब मेजरमेंट करने के लिए जैसे वही बात हो गई ना, मोमेंटम का मेजरमेंट वाला फॉर्मूला, मतलब एक डेफिनेशन होता है और एक एक्चुअल डेफिनेशन होता है। मेजरमेंट वाला क्या डेफिनेशन होता है कि मोमेंटम इज इक्वल टू मास मल्टीप्लाइड बाई वेलोसिटी, और एक्चुअल वाला कौन सा होता है, एक्चुअल वाला होता है कि मोमेंटम इज द क्वांटिटी ऑफ मोशन कंटेन्ड इन द बॉडी। तो यहाँ पे भी दो डेफिनेशंस दिए हुए हैं। यहाँ पे ये वाला डेफिनेशन क्या है कि द मोमेंट ऑफ फोर्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द लाइन ऑफ एक्शन फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये तो अब क्लियर होगा ना, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने देख रखा है। तो यहाँ पे हम एक बार और कॉपी पेस्ट करके एक बार और दिखा देते हैं ताकि क्लियर हो जाए, ये डेफिनेशन समझा देते हैं। यहाँ पे इसको इरेज कर देते हैं दूसरे वाले को। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या पढ़ा, यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा कि द मोमेंट ऑफ फोर्स कितना है, इज इक्वल टू प्रोडक्ट, यानी कि गुणा, मोमेंट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, यानी कि फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, जो फोर्स लगाई जा रही है ना इस ऑब्जेक्ट पे, फोर्स, एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस किस पॉइंट से, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, और एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन ही तो है, इससे दूरी, इनके बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस को हम लोग कहते हैं d। तो इससे दूरी, तो ये हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इनटू डिस्टेंस, m इज इक्वल टू f इंटू डी। ठीक है, तो हम लोग ये देख लिए। तो अगर हम लोगों को अभी बताया ना कि अगर हम लोगों को छोटा सा ऑब्जेक्ट है, छोटा सा रेंज है, तो छोटा सा रेंज है तो हम लोगों को ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ सकता है। क्यों, क्योंकि डी उसमें कम होगा ना, डी उसमें उस केस में कम होगा, दूरी कम होगी, क्योंकि वो छोटा सा रेंज है, और बड़ा सा रेंज होगा तो डी बड़ा होगा। तो उसी नट को खोलने के लिए कम फोर्स से भी खुल जाएगा वो नट, क्योंकि वो नट कह रहा है, वो नट फिक्स्ड हो गया है ना, वो नट फिक्स्ड हो गया है, तो इसका मतलब वो फिक्स्ड मोमेंट उसको चाहिए कि हाँ हमको इतना चाहिए, 100 न्यूटन मीटर में मैं खुल जाऊंगा बोल रहा है वो। तो 100 न्यूटन मीटर में खुल जाएगा, तो हो सकता है कि मेरे पास 1 मीटर का रेंज हो या फिर 50 सेंटीमीटर का रेंज हो, यानी कि 0.5 मीटर। तो फोर्स अलग अलग होंगे उन दोनों केस में, तो ये क्लियर हो जाना चाहिए। तो मोमेंट ऑफ फोर्स और टॉर्क, ये बात भी क्लियर होनी चाहिए कि दोनों पे डिपेंड कर रहा है। अगर डी 0 हो जाता है तभी भी फोर्स हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, डी अगर 0 है तो मोमेंट 0 हो जाएगा। तो इन दोनों क्वांटिटीज पे मोमेंट डिपेंड कर रहा है, फोर्स और डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, दोनों पॉइंट्स पे ये डिपेंड कर रहा है। आगे बढ़ते हैं, यूनिट ऑफ फोर्स देख लेते हैं, यूनिट ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स देख लेते हैं। तो यूनिट ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स देखने के लिए हम लोग को पता है, हम लोग को ये पता है कि मोमेंट ऑफ फोर्स कितना होता है, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस। और अभी अभी हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा कि फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन होती है। तो इसको अलग कलर से कर देते हैं, फोर्स की जो यूनिट होती है वो होती है न्यूटन, और डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, डिस्टेंस की यूनिट होती है मीटर। तो न्यूटन मीटर हो गया इसकी यूनिट, मोमेंट ऑफ फोर्स की यूनिट हो गई न्यूटन मीटर। और ये कौन सी यूनिट है, ये एसआई यूनिट है, ये है एसआई यूनिट। और अगर सीजीएस यूनिट की बात करें तो सीजीएस यूनिट वही हो जाएगी, फोर्स की सीजीएस यूनिट क्या होती है, फोर्स की सीजीएस यूनिट क्या होती है, फोर्स की सीजीएस यूनिट डाइन होती है। तो डाइन, और डिस्टेंस की सीजीएस यूनिट क्या होती है, सी मतलब सेंटीमीटर, तो सी हो गया सेंटीमीटर, तो डाइन सेंटीमीटर हो गया सीजीएस यूनिट। और एसआई यूनिट क्या था, एसआई यूनिट न्यूटन मीटर था। तो ये सारी चीज़ें क्लियर है। अब अगर पूछ सकता है कि कन्वर्ट कर दो, कन्वर्जन कर दो कि हाउ मेनी एसआई यूनिट मीन्स 1 यूनिट ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स इन एसआई सिस्टम इज इक्वल टू हाउ मेनी यूनिट्स ऑफ फोर्स इन सीजीएस सिस्टम, ऐसे कुछ क्वेश्चन पूछ सकता है।
तो हम लोग कर लेते हैं। तो हम लोग को पता करना है कि 1 न्यूटन मीटर कितना होता है डाइन सेंटीमीटर में। तो 1 न्यूटन जो होता है, 1 न्यूटन कितना होता है, 1 न्यूटन फोर्स कितना डाइन होता है, 10⁵ डाइन होता है कि नहीं होता है, ये क्लियर है। और 1 मीटर कितना होता है, 1 मीटर होता है 100 सेंटीमीटर, यानी कि 10⁵2 सेंटीमीटर, ये भी क्लियर है। तो 1 न्यूटन मीटर को हम लोग लिख लेंगे 1 न्यूटन मल्टीप्लाइड बाई 1 मीटर। ठीक है, 1 न्यूटन की जगह क्या लिख सकते हैं, 1 न्यूटन की जगह अब हम लोग लिख सकते हैं ना 10⁵ डाइन। तो हम लोगों ने लिख लिया है 10⁵ डाइन, 10⁵ डाइन। और 1 मीटर की जगह लिख सकते हैं क्या, 100 सेंटीमीटर, यानी कि 10⁵2 सेंटीमीटर। तो हम लोग लिख लेते हैं 10⁵2 सेंटीमीटर। दिस इज इक्वल टू हाउ मच, 10⁵ मल्टीप्लाइड बाई 10⁵2, यानी कि 10⁵7 डाइन सेंटीमीटर। हम लोग मिल गया क्या, न्यूटन मीटर, 1 न्यूटन मीटर जो होता है ना वो 10⁵7 डाइन सेंटीमीटर होता है। ठीक है, तो ये हो गया कन्वर्जन फ्रॉम SI टू CGS। अब आगे बढ़ते हैं और हम लोग देखते हैं कि मोमेंट ऑफ फोर्स एंटी क्लॉकवाइज भी होता है, क्लॉकवाइज भी होता है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि अगर ये डिस्क है, मान लेते हैं ये एक डिस्क है, डिस्क थोड़ा मोटा सा डिस्क है और ये सेंटर के अबाउट इसको रोटेट किया जा सकता है। तो अगर हम लोग ऐसे फोर्स लगाते हैं, इस डायरेक्शन में अगर हम लोग फोर्स लगाते हैं तो क्या होता है कि ये जो ऑब्जेक्ट है ना, ये जो डिस्क है वो कैसे रोटेट करने वाली है, वो ऐसे रोटेट करेगी ना, ये डिस्क ऐसे रोटेट करेगी। और घड़ी कैसे मूव होती है, घड़ी का ये जो सुई है वो इधर की तरफ मूव होता है ना, धीमे 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 ऐसे मूव होता है ना, और यहाँ पे कुछ देर बाद यहाँ पे आ जाएगा। तो ये जो मोशन होता है ना, ये वाला मोशन, इधर की तरफ वाला मोशन, इसको कहते हैं क्लॉक वाइज। घड़ी की तरह मोशन को क्लॉक वाइज मोशन कहते हैं। और घड़ी के उल्टा यानी कि एंटी, उसको कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज मोशन। एंटी क्लॉकवाइज मोशन, घड़ी के उल्टे को हम लोग कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज। तो ए से एंटी, सी से क्लॉक, डब्ल्यू से वाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज। तो इस केस में क्या है, इस केस में क्लॉकवाइज मोशन है। और ठीक उल्टा कब हो जाएगा, ठीक उल्टा हो जाएगा जब हम लोग फोर्स उल्टे डायरेक्शन में लगाएंगे। तो हम लोग देख लेते हैं फोर्स लगा के उल्टे डायरेक्शन में, यहीं पे फोर्स उल्टे डायरेक्शन में लगाएंगे तो ये क्या होगा, ये किधर की तरफ नचेगा, अब फोर्स ऊपर की तरफ लगा हुआ है तो ये ऐसे नचने वाला है, ऐसे नचेगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। ठीक, अब देखो, अब बात ये आती है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है कि नहीं, नहीं यहाँ पे सारी चीज़ें नहीं लिखी हुई हैं। आगे बढ़ते हैं। तो एक चीज़ ये होती है कि क्लॉकवाइज को हम लोग क्या मानते हैं, क्लॉकवाइज को नेगेटिव मानते हैं और एंटी क्लॉकवाइज को हम लोग पॉजिटिव मानते हैं। क्लॉकवाइज को नेगेटिव क्यों मानते हैं, तो एक डायरेक्शन होती है इन दोनों का, ये वेक्टर क्वांटिटी है। मोमेंट ऑफ फोर्स जो है ना वो वेक्टर क्वांटिटी है। और वेक्टर क्वांटिटी का क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी में क्या डिफरेंस है, तो स्केलर क्वांटिटी का केवल मैग्नीट्यूड होता है और क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। तो इसका तो मैग्नीट्यूड हम लोग पता कर लिए। मैग्नीट्यूड कैसे पता किए, मैग्नीट्यूड पता किए बस हम लोग क्या करके, हम लोग फोर्स और डिस्टेंस को मल्टीप्लाई किया ना, जो हिंज पॉइंट से और लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स की दूरी थी, तो उससे वैल्यू पता चल जाएगी, हाँ कि ये 50 न्यूटन मीटर है, 50 न्यूटन मीटर पता चल जाएगी। लेकिन डायरेक्शन क्या होगा, तो डायरेक्शन पता करने के लिए हम लोग वेक्टर कैसे निकालेंगे, तो जिस भी राइट हैंड को यूज़ करेंगे और उंगलियों को ऐसे घुमाएंगे जिस भी डायरेक्शन में वो नच रही है। तो ऐसे नच रही है ना, पहले केस में जब क्लॉकवाइज है तो ऐसे नच रही है ना, ऐसे 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 नच रही है, तो ये अंदर की तरफ जा रही है ना। तो ये अंदर की तरफ जब भी हम लोग हाथ को ऐसे नचाएंगे, उंगलियों को, राइट हैंड को नचाना है, तो ये हो गया राइट हैंड। और ऐसे अगर हम लोगों ने टर्न किया, अपने हाथ से करना है क्लॉकवाइज में, तो क्या हो रहा है, अंदर की तरफ एरो जा रही है। वेक्टर क्वांटिटी जो होगी थंब देगा, थंब जो है वो वेक्टर क्वांटिटी देने वाला है किस डायरेक्शन में है, तो थंब दे रहा है कि अंदर की तरफ, स्क्रीन के अंदर। तो स्क्रीन के अंदर जैसे बाण चलाते हैं हम लोग, तो बाण चलाएंगे तो कैसे जाएगा, बाण चलाएंगे तो ये जो पीछे वाला हिस्सा होता है ना वो कुछ ऐसा ही होता है ना, क्रिस क्रॉस टाइप का, क्रिस क्रॉस टाइप का हिस्सा होता है। और अगर बाण हमारी तरफ आ रहा है तो कुछ ऐसा हिस्सा होगा, ऐसे दिखेगा ना, ऐसे डॉट टाइप का दिखेगा, केवल ऐसे डॉट टाइप का दिखेगा। और अगर अंदर की तरफ जा रहा है तो क्रिस क्रॉस दिखेगा। तो हम लोग ना इस वेक्टर क्वांटिटी को बताने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ऐसे वेक्टर क्वांटिटीज बताते हैं कि स्क्रीन के अंदर जा रहा है, स्क्रीन के अंदर जा रहा है तो क्या हो जाएगा, स्क्रीन के अंदर जा रहा है तो ये क्रॉस की तरह दिखेगा, क्रॉस की तरह डिनोट करेंगे। और स्क्रीन से बाहर आ रहा है तो दूसरे वाले केस में बना लो, ऐसे
क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज के केस में ऐसे बनाओगे ऐसे, तो क्या होगा, ऐसे तो बाहर की तरफ, स्क्रीन के बाहर आ रहा है, तो स्क्रीन के बाहर एरो आ रही है, बार जो है वो स्क्रीन के बाहर आ रहा है, तो हम लोगों ने डॉट बनाया है। तो क्लॉकवाइज जो होता है ना, क्लॉकवाइज मोमेंट वो होता है पॉजिटिव, क्लॉकवाइज मोमेंट जो होता है, किसी भी कलर से हम बना देते हैं, ये होता है नेगेटिव, नेगेटिव क्लॉकवाइज नेगेटिव होता है और एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव होता है। ठीक है, एक को पॉजिटिव बनाना था तो हम लोगों ने एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव बनाया। तो अब ये बताओ कि हम लोग को ज़रूरत क्या पड़ी, सेंस जो होता है, सेंस मतलब किस क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है, उसको सेंस कहते हैं कि सेंस ऑफ मोशन क्या है, एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज। हम लोगों ने सेंस ना बता के वेक्टर का डायरेक्शन क्यों बताया, क्योंकि अगर यही चीज़ ना, यही चीज़ हम लोग स्क्रीन के सामने से देख रहे हैं, ये चीज़ जो ऐसे घूम रही है वो स्क्रीन के सामने से देख रहे हैं तो ऐसे नच रही है, लेकिन पीछे से जब देखने लगेंगे ना तो वो उल्टा नचने लगेगी, तो उसके लिए अब क्या हो जाएगा, वो एंटी क्लॉकवाइज घूमने लगेगी। अभी स्क्रीन से पीछे इमेजिन करो खुद को, जो भी स्क्रीन देख रहे हो उससे पीछे इमेजिन करो और इसको देखो, इसको नचते हुए देखो, पीछे से नचते हुए, तो ऐसे ऐसे नचाओ ऐसे, तो सामने से हमको क्या दिख रहा है, अभी तो हमको क्लॉकवाइज दिख रहा है, लेकिन अभी पीछे से देखने लगेंगे ना तो एंटी क्लॉकवाइज दिखेगा। ठीक है, जैसे हम सामने से देख रहे हैं और तुम लोग आप पीछे से देख रहे हो, तो ये देखो ऐसे घूम रहा है ना, तो ये हमको दिख रहा है क्लॉकवाइज, तुम लोगों को क्या दिख रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। तो ये अलग अलग हो जा रहा है ना, पॉइंट ऑफ विजन पे डिपेंड कर रहा है। लेकिन अगर वो वेक्टर क्वांटिटी बता देंगे, डायरेक्शन बता देंगे, डायरेक्शन कैसे बताएंगे, ऐसे ऐसे नच रही है कोई भी ऑब्जेक्ट तो हम क्या करेंगे, ऐसे ऐसे नच रही है कोई भी ऑब्जेक्ट तो हम उंगलियों को कैसे बनाएंगे, उंगलियों को ऐसे नचाएंगे, ऐसे नच रही है ना तो उंगलियों को ऐसे ऐसे नचाएंगे, तो इधर की तरफ वेक्टर क्वांटिटी होगा। अब दोनों लोगों के लिए उधर ही जा रही होगी, भले मेरे लिए स्क्रीन के अंदर है और तुम लोगों के लिए स्क्रीन से निकलता हुआ है, लेकिन जा तो सेम ही डायरेक्शन में, उसी डायरेक्शन में रही है ना, ऐसे ऐसे देखो, ऐसे 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 नच रही है। ठीक है, और ये उंगलियां ऐसे बनाना है, राइट हैंड को यूज करना है, उंगलियां ऐसे ऐसे नच रही है तो उंगलियों को ऐसे बनाना है और थंब को ऐसे पॉइंट कर देना है, तो ये हो जाएगा डायरेक्शन ऑफ व्हाट, डायरेक्शन ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स, टॉर्क का वेक्टर डायरेक्शन क्या होगा। तो ये क्लियर हो गया कि कमिंग आउट ऑफ द प्लेन, गोइंग इनसाइड द प्लेन, गोइंग इनसाइड द प्लेन ये होता है, कमिंग आउट ऑफ द प्लेन ये होता है। ठीक है, तो अब हम लोग अगले वाले वीडियो में कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे मोमेंट ऑफ फोर्स के। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना है, और अगर ऐसे और वीडियोस भी देखने हो तो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, और बाकी दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू सो मच।